अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी को हम स्टडी कर रहे हैं। सुपर कंडक्टिविटी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बीसीएस थ्योरी को पढ़ा था और आपको बताया था कि इससे पहले बीसीएस थ्योरी से पहले लंदन थ्योरी जो है वो दी गई थी, जो कि सुपर कंडक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो लेकिन लंदन रिलेशंस को हमने स्टडी किया था, तो बीसीएस थ्योरी के बाद अब हम एक काम करते हैं कि लंदन रिलेशंस को और लंदन थ्योरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले लंदन थ्योरी का इंट्रोडक्शन आ जाता है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। लंदन थ्योरी जो थी वो बेसिकली दी गई थी, दो ब्रदर्स थे, एफ लंदन एंड एच लंदन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस को ही मॉडिफाई करके सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने थ्योरी दी थी जिसको नाम दिया गया था लंदन थ्योरी। अब लंदन थ्योरी के अंदर आपके पास सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसने क्या बोला था। एवरी सुपर कंडक्टर हैज़ टू टाइप्स। अच्छा, इस थ्योरी ने क्या बोला था कि एवरी सुपर कंडक्टर हैज़ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास ये थ्योरी क्या कहती है कि हर सुपर कंडक्टर के अंदर दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मल भी और सुपर भी। लेकिन अब होगा क्या कि टेम्परेचर को वैरी करने से इनके नंबर, इनकी तादाद में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अब देखिए, सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टर इज़ इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, देन दी नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसे, आपको पता है कि सुपर कंडक्टिविटी आपके पास बेसिकली अटेन ही ऐसे होती है कि टेम्परेचर को बहुत लो किया जाए। तो एक टेम्परेचर ऐसे आता है कि जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो उस टाइम आपके पास सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर ही सुपर कंडक्टर का बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है अब हम इसकी सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को जो है वो लो करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो डिक्रीज़ होने चाहिए, जबकि नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ कर जाना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे, जबकि सुपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सुपर कंडक्टिविटी स्टेट को नॉर्मल स्टेट की तरफ लेके जा रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा के। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर दें, तो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। तो आपको पता है कि टेम्परेचर कम करने का मतलब ये है कि हम सुपर कंडक्टिविटी की तरफ वापस जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की तरफ। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्टेट से अवे जा रहे हैं, नॉर्मल स्टेट से अवे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाएंगे, जबकि सुपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सुपर कंडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। अब एक टेम्परेचर याद रखना है आपने, 0 केल्विन, जिस पे क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आपके पास लंदन जो थ्योरी दी गई थी, उसके अंदर बेसिकली दो रिलेशन हम डिराइव करते हैं, जिनको बोलते हैं, एक को बोलते हैं फर्स्ट लंदन इक्वेशन और दूसरे को बोलते हैं सेकंड लंदन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट लंदन इक्वेशन को स्टडी करते हैं, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप लेट करें कि आपके पास एन एस जो है वो नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर। तो ये आपके पास नंबर है इनका। अब नेक्स्ट देखें, आपने क्या अज्यूम करना है कि आपके पास कोई भी आपने क्या किया कि लेट द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए सुपर कंडक्टर। आपने सुपर कंडक्टर्स के एंड पे क्या किया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे इसको बना सकते हैं आप। तो बेसिकली ये डायग्राम है आपके पास, जिसके अंदर एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है और इसके अंदर ये जो लाइन, छोटी छोटी लाइन आपको नेगेटिव वाली नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर सुपर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके ऊपर बैटरी अप्लाई की, प्लस और माइनस के साइन के साथ आपको यहाँ पे बैटरी नज़र आ रही है कि आपने कांस्टेंट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे एरो के साइन के साथ इसको, इसकी डायरेक्शन को शो किया गया। तो आपको पता है कि फोर्स जो भी किसी चार्ज के ऊपर होती है वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से देखें, एफ इजिकल टू क्यू ई के फार्मूला के तहत, क्यू क्योंकि चार्ज होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई हमने लगा दिया। बोल्ड लेटर शो कर रहे हैं कि आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एफ बी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब आपको एक चीज़ पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ किया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, डी वी बाई डी टी। यहाँ पे भी याद रखिएगा, ये वी वेक्टर है, बोल्ड लेटर के साथ शो हो रहा है। अब आप क्या करें, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास ये बन गया, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स कैपिटल ई। अब यहाँ पे आप क्या करें कि वेलोसिटी का चेंज जो है वो यहाँ से निकाल लें, डी वी बाई डी टी आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये चीज़ राइट साइड पे आपके पास ऐसे ही रही और एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई।
अब ये इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपको एक चीज़ पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है। बेसिकली करंट डेंसिटी को हम लोग जो ईएमटी में डिस्कस करते हैं तो हम क्या बताते हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी मटेरियल में से करंट पास कर रहा है तो कितने एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं J इज इक्वल्स टू आई बाय ए। तो करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी बताता है, लेकिन आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने ड्रिफ्ट इलास्टिक की टर्म में भी करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था। वो क्या था, J इज इक्वल्स टू माइनस एन टाइम्स ई वी। ई तो नेगेटिव साइन तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से आया है, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वी जो है उनकी वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन वहाँ पे निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन इक्वेशन 4 के अंदर हम इस इक्वेशन 4 का जो है वो टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे डी वी बाई डी टी आ जाएगा, क्योंकि एन ई और ई जो है ये कांस्टेंट है, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे। तो आगे चल के देखते हैं हम क्या करते हैं। इस इक्वेशन 4 को पहले तो आपने यहाँ पे यही लिखा है कि आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास आगे देखिए क्या बनेगा, डी जे बाई डी टी यानी टाइम डेरिवेटिव करंट डेंसिटी का लेफ्ट साइड पे और दूसरी साइड पे एन ई कांस्टेंट बायर और पीछे वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव बच गया। अब आपने जैसे मैंने पहले बताया था इक्वेशन 3 के अंदर आपने डी वी बाई डी टी की वैल्यू लिखी है, उसको आपने इस अबव इक्वेशन 5 के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा माइनस एन ई स्केयर क्यों बना, क्योंकि एक ई आपके पास पहले से मौजूद है और एक जो आपके पास ई है वो डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट करने के बाद आता है। तो ये देख लें, डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपके पास थी माइनस ई बाई एम इक्वेशन 3 के अंदर। ये आपने यूज़ की तो आपके पास यहाँ पे बनेगा माइनस एन ई स्केयर कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। इसको नाम दे इक्वेशन ए का। इसी इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट लंडन इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसकी क्या, ये इक्वेशन क्या बता रही है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, तो इक्वेशन ए के अंदर आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई तो पूरी राइट साइड पे आपके पास टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है डी जे बाई डी टी ज़ीरो हो गया। अब किसी चीज़ का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे यही रिजल्ट लिख दिया कि ये इम्प्लाई करता है कि जे आपके पास कांस्टेंट है। अब जे के कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, जे की कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि करंट डेंसिटी, यानी जे जो है वो करंट डेंसिटी को डिनोट कर रहा था। इसका मतलब है करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली करंट की वजह से ही होती है। तो अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग मैक्सवेल ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी आई कांस्टेंट, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन को सपोर्ट करती है। मैक्सवेल इक्वेशन भी यही कहती है कि आपके पास किसी रीजन के अंदर अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। तो ये आपके पास इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसकी एक और चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो वो ये बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ीरो होने के बावजूद आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, जबकि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्मल कंडक्टर के अंदर आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप, मैं यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर के लिए एन यूज़ करती हूँ। नॉर्मल कंडक्टर के लिए आपको एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है ओम्स लॉ की, वो क्या देती थी कि ई इक्वल आता था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ई इज इक्वल्स टू रो टाइम्स करंट डेंसिटी जे। तो आपके पास ये चीज़ आती थी, करंट डेंसिटी को मैं अच्छे से डिनोट कर देती हूँ। तो ये आपके पास नॉर्मल कंडक्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहाँ पे अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो पुट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो पुट करने से आप देखें आपके पास, अच्छा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म सॉरी ये थी जे इज इक्वल्स टू रो ई। अब जे इज इक्वल्स टू रो ई आपने लिखी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अब आपने काम वही करना जैसे आपने सुपर कंडक्टर के लिए किया। यहाँ पे भी आपने कहा था इफ़ ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि अगर क्या हो जाए, ई आपके पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। अब आप देखें ई को ज़ीरो पुट करने से आपके पास क्या आता है, ऊपर वाले रिलेशन के अंदर पुट करें तो आपके पास जे जो है यही क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो आ गई, जबकि यहाँ पे सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता था, करंट डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती थी। लेकिन नॉर्मल के लिए आपने यही सारा केस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो किया, तो आपके पास करंट डेंसिटी जो है वो क्या आ गई, उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडक्टर जो है वैसे बिहेव नहीं करते जैसे सुपर कंडक्टर करते हैं।
अब आपके पास नेक्स्ट है आपके पास लंडन सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सेम आपने जो अभी इक्वेशन ए निकाली थी फर्स्ट लंडन रिलेशन के अंदर, जहाँ पे आपने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो पुट कर दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो पुट करने से पहले आप जानते हैं कि हमने इक्वेशन ए के अंदर क्या लिखा था। इक्वेशन ए के अंदर हमने लिखा था डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई स्केयर कैपिटल ई बाई एम। अब यहाँ भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट साइड पे रहने दें, बाकी चीज़ें जहाँ पे जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे चली जाएंगी। तो आपके पास क्या बना, डी जे बाई डी टी एज इट इज़, और इसके साथ यहाँ पे डिवाइड बाई एम था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और एन ई स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैंने डिवाइड में लिख दिया, तो ये आपके पास बन गया। अब मैक्सवेल रिलेशन हमने यूज़ करना है, तो आपके पास क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, ये हमने मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ की है। अब इस मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर आप क्या करें कि जो ई की वैल्यू है वो इक्वेशन 6 के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन 6 के अंदर जब ई की वैल्यू आप यहाँ पे 7 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें डेल क्रॉस ई की वैल्यू ये पूरी यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी ई की वैल्यू है, और यहाँ पे डी बी बाई डी टी दोनों साइड पे आपने क्योंकि आपके पास वो यहाँ पे डी बी बाई डी टी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे आपने जस्ट ई की वैल्यू पुट की है। अब क्या करें, आपको पता है कि जो कर्ल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे डेल क्रॉस का मतलब है कर्ल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एम ओवर एन ई स्क्वायर ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो आपके पास कर्ल सिर्फ बच जाएगा डी जे बाई डी टी का। तो ये चीज़, और यहाँ पे दूसरी साइड पे ये टर्म एज इट इज़ आ रही है डी बी बाई डी टी। अब यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की है, तो आपके पास यहाँ पे डी टी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन की फॉर्म में, और यहाँ पे आप देखिए डी टी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, तो डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी डी बी की। और यहाँ पर आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है बी नाट से, यहाँ पे बी नाट यूज़ करना है, और वहाँ पे अपर लिमिट जो है वो आपने यूज़ करनी है सिंपल बी, क्योंकि आपके पास इनिशियली बी नाट मैग्नेटिक फील्ड थी और फिर बाद में आपकी चेंज होती है, तो यहाँ पे बी यूज़ करें, नीचे बी नाट यूज़ करें, और यहाँ पे एज इट इज़ बी डेल क्रॉस आपने लिख लिया। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो डेल क्रॉस है ये पोजीशन वैल्यूज़ यानी कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो ये टाइम पे तो डिपेंडेंट है नहीं, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन से आप इसको बाहर निकाल सकते। तो यहाँ पे यही किया गया, इंटीग्रेशन से डेल क्रॉस को बाहर निकाल दिया, पीछे सिर्फ बच गया डी जे बाई डी टी इंटू डी टी। अब वो पता है यहाँ से डी टी मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ डी जे बच जाएगा, और डी जे भी आपको पता है इंटीग्रेशन इसकी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल। और यहाँ पे देखें जब हमने लोअर और अपर लिमिट सप्लाई कर दी डी बी के ऊपर, तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस बी नॉट आ गया। आपको एक चीज़ पता है मैथमेटिक इफेक्ट के थ्रू, मैथमेटिक इफेक्ट क्या कहता है कि इनिशियली आपके पास किसी भी मटेरियल के अंदर सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर बी नॉट यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की जीरो होती है, ये यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास जस्ट बच जाएगा राइट साइड पे माइनस बी, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी माइनस बी। और यहाँ पे डेल क्रॉस आपको पता है ये जो डी था ये इंटीग्रेशन के साथ डेरिवेटिव कैंसिल हो गया था, तो पीछे सिर्फ जे बच गया था। जे की वैल्यू भी आप जीरो से करंट डेंसिटी शुरू में जीरो और फिर आगे जे लगा के यूँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे भी जे बच जाएगा। अब आपके पास डेल क्रॉस जे, अब एक चीज़ देखिए अगर हम डेल क्रॉस जे की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे ये पूरी टर्म जो है दूसरी साइड पर चली जाएगी, तो एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, और एन ई स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे एस लगाया गया सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर है एन नंबर था ये सुपर इलेक्ट्रॉन्स का है, हम शुरू में यूज़ नहीं किया, लेकिन एंड पे रिजल्ट में हमने यहाँ पे एन के साथ सबस्क्रिप्ट में एस डाल देना है कि ये सुपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। ये जो आपके पास रिलेशन निकला है ये इस इक्वेशन के अंदर, इसको आप बोलते हैं सेकेंड लंडन इक्वेशन, इसको बोलते हैं सेकेंड लंडन इक्वेशन। अब इस रिलेशन की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि आपके पास कर्ल ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यू तकरीबन सारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बी आ जाता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब कर्ल ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। और ये जो रिलेशन है ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं किसी मटेरियल के अंदर या फिर एक्सपेल करता है कोई भी सुपर कंडक्टर मटेरियल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।